नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम अजमेर और सांबर के चौहान राजवंश के बारे में स्टडी करेंगे। जो अजमेर का चौहान राजवंश है वो मूल रूप से सांबर से उत्पत्ति हुई है उसकी। तो देखिए, चौहान वंश का मूल केंद्र शुरुआत में शाकंभरी था। शाकंभरी सांबर जो अभी वर्तमान में सांबर का एरिया है, सांबर झील के आसपास का एरिया, उसको कहा जाता था और इसे सपादलक्स भी कहा जाता था। सपादलक्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि सांबर के आसपास सवाला गांव का समूह होने के कारण इसको सपादलक्स कहा जाता था। अब चौहानों की उत्पत्ति हम अलग से वीडियो बनाकर पढ़ेंगे, तो इसमें उत्पत्ति ने पढ़ के सीधे हम शासकों के बारे में चलते हैं। प्रथम शासक है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान को इस वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष माना जाता है, क्योंकि इसने चौहान राजवंश की स्थापना करी थी। और बिजोलिया शिलालेख है, जो भीलवाड़ा में बिजोलिया जगह है, वहां से जो शिलालेख मिला हमें, उसके अनुसार इसने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो चौहान राजवंश की स्थापना भी इसने ही करी, सांबर झील का निर्माण भी इसने ही करवाया, और चौहान राजवंश की स्थापना इसने 550-551 के समथिंग करी थी। इसके अगला शासक है दुर्लभ राज। चौहान शुरू में स्वतंत्र शासक न होके प्रतिहारों के सामंत थे। तो दुर्लभ राज भी प्रतिहार नरेश वत्सराज द्वितीय का सामंत था, और इसने वत्सराज द्वितीय में की तरफ से प्रतिहारों की तरफ से लड़ते हुए इसने त्रिपक्षीय युद्ध में बंगाल नरेश से धर्मपाल को पराजित किया था। इनके टाइम त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, प्रतिहार, चोल और राष्ट्रकूट। तो इसने बंगाल नरेश है उसको धर्मपाल को पराजित किया था। इसके अगला है गुहक प्रथम। गुहक प्रथम ने शुरू में तो ये प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, परंतु इसने बाद में इसको खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और इसने भी त्रिपक्षीय युद्ध में प्रतिहारों की तरफ से लड़ते हुए मुंगेर के युद्ध में वही बंगाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। और जो सीकर में अभी हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, तो हर्षनाथ जी का मंदिर गुहक प्रथम के समय ही बनना स्टार्ट हुआ था। इसके समय सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो पूर्ण हुआ था विग्रहराज प्रथम, आगे आएगा विग्रहराज प्रथम, उसके टाइम पूर्ण हुआ था। इसके अगला शासक है वाघपति राज। वाघपति राज चौहान वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, और इसके पुत्र वाघपति राज का पुत्र हुआ था लक्ष्मण देव। तो लक्ष्मण देव ने नाडोल है पाली में, उसमें चौहान और राजवंश की स्थापना करी थी। जो नाडोल का चौहान राजवंश है उसकी स्थापना इसके पुत्र लक्ष्मण देव ने करी थी। इसके अगला शासक है सिंहराज या सिद्धराज। ये चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके पूर्व के सभी प्रतिहारों के सामंत है। तो इसके पूर्व जितने भी हम पढ़ते हैं वो सब प्रतिहारों के सामंत है, परंतु ये शुरू से ही प्रतिहार का सामंत नहीं था, स्वतंत्र शासक था, तथा इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो वाघपति राज ने तो महाराजा की उपाधि धारण की थी, और सिंहराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके अगला शासक है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय ने जो चौहान वंश की कुलदेवी है आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया बड़ोच नामक जगह पे। बड़ोच जगह पे चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और विग्रहराज द्वितीय के टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट बात है सीकर का जो हर्ष अभिलेख है 973 ईस्वी का, इसकी डेट भी ईस्वी सन भी पूछी जाती है एग्जाम में। 973 ईस्वी इसी के समय है जिसमें सांबर के चौहान राजवंश की जो प्रारंभिक वंशावली है ना, वो दी हुई है इस सीकर के हर्ष अभिलेख में। और विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया था। अगला शासक पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम का भी चालुक्यों से लंबा संघर्ष चला था। इसने 700 चालुक्यों को पराजित किया था। और पृथ्वीराज प्रथम की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। और इस उपाधि की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो रेवासा में अभिलेख है, रेवासा अभिलेख या जीर्ण माता अभिलेख 1104 ईस्वी का, उससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वीराज प्रथम ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की
उपाधि धारण की थी और 700 चालुक्यों को इसने पराजित किया था। इसके अगला शासक है अजयराज, बहुत इम्पोर्टेंट शासक। इसने ही अजमेर की स्थापना की थी। इसने 1113 ईस्वी में अजमेरू नाम से एक नगर बसाया तथा सांबर के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। शुरुआती चौहान राजवंश के जो भी शासक थे उनकी राजधानी सांबर थी। अब इसने अपनी राजधानी अजमेर को बसाया और इसने अजमेरू नामक दुर्ग भी बनवाया उस टाइम, जिसे गढ़ बीठली तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी हम जानते हैं। गढ़ बीठली क्यों कहते हैं इसको हम, क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पे था। और तारागढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ राजवंश में एक राजकुमार हुआ था, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज सिसोदिया नाम था उसका। वो उसने यहाँ पे अपनी पत्नी तारा देवी के नाम से इसका नाम तारागढ़ करवाया तथा इसने जो ये दुर्ग है अजमेरू दुर्ग, इसकी 4 दीवारी करवाई तथा इसका जीर्णोद्धार करवा के इसका नाम अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पे तारागढ़ रखा। और इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर नाम से भी जाना जाता है। जिब्राल्टर यूरोप में एक जगह है और वहां पे एक दुर्ग है और इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। अब अजयराज का एक क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि इसने अपनी रानी सोमलवती के नाम से सिक्के चलाए तथा खुद के नाम से भी इसने श्री अजय देव और अजय प्रिय धर्म नामक चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में पूछा गया। और अजयराज ने उस टाइम जो जैन धर्म में 2 पंथ होते हैं अलग अलग, दिगंबर व श्वेतांबर, उनके बीच विवाद चल रहा था तो उनके बीच शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ में दिगंबर व श्वेतांबर पंथ के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ उसके विवाद की अध्यक्षता इसने करी थी। और जो जयानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि इसने गजनी के मुसलमानों को परास्त किया तथा अपने साम्राज्य की रक्षा की तथा इसने गजनी के मुसलमानों को परास्त करने के बाद में इसका राजपाट से मोह भंग हो गया तथा अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंप कर ये पहाड़ों में चला गया। अब इसके बाद में इसका पुत्र आता है अर्णोराज। अर्णोराज ने का सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अजमेर में आना सागर झील बनी हुई है ये अर्णोराज ने बनवाई थी। इन्होंने अजमेर में 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज को अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता था तो अपने नाम पे आना सागर झील हो गई। अब आना सागर झील का निर्माण करवाया क्यों था, क्योंकि जो तुर्कों से युद्ध हुआ था चौहानों का, उस युद्ध में पूरे अजमेर में रक्त ही रक्त हो गया था। तो उस रक्त रंजित भूमि का शुद्धिकरण करवाने के लिए इसने कहा कि यहाँ पे झील बनवा दो तथा झील के पानी से ये भूमि साफ हो जाएगी। तो आना सागर झील का निर्माण तुर्कों की रक्त रंजित भूमि का शुद्धिकरण करवाने के लिए किया गया था। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट इसकी स्थापत्य कला में योगदान है, इन्होंने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। अब इस वरा मंदिर को बाद में जहांगीर ने तोड़ दिया तथा इसका पुनर्निर्माण था जयपुर नरेश वाई जय सिंह ने करवाया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वरा मंदिर का, बहुत एग्जाम में पूछा गया। आना जी ने चालुक्य शासक था जय सिंह सिद्धराज, उससे युद्ध हुआ तथा उससे युद्ध होने के बाद जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था आना जी ने। आना जी की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी, इसलिए जगदेव को चौहान वंश का पितरंता शासक कहा जाता है। चौहान वंश में एक ही पितरंता हुआ है जगदेव, इसने आना जी की हत्या कर दी थी। आना जी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके दरबार में 2 प्रसिद्ध विद्वान थे, देवबोध और धर्मघोष सूरी। विग्रहराज चतुर्थ, इसका शासनकाल अजमेर के चौहान राजवंश का स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल क्यों कहलाता है, क्योंकि इसने उस टाइम में दिल्ली तक अधिकार कर लिया था और इनको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली के शासक तंवरपाल नहीं अनंगपाल तोमर को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसके दरबारी विद्वान था एक सोमदेव, तो सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना करी थी। तो ललित विग्रहराज एक ग्रंथ था जिसमें राजकुमारी देसल देव और विग्रहराज के प्रेम का वर्णन था। इसके
एक और दरबारी विद्वान था नरपति नाले, उसने भी बिसल रासो नामक ग्रंथ की रचना करी, जिसमें राजकुमारी रूपवती और विग्रहराज के प्यार का वर्णन था। ये दोनों ग्रंथ बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तथा बिसल रासो नामक ग्रंथ के बारे में ये भी पूछा गया है कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो ये गोड़वाड़ी भाषा में लिखा गया था। और विग्रहराज ने खुद ने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक की रचना करी। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर मस्जिद में तब्दील करवाया दिया था। और इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पंजाब ईर्षा नाम का 2.5 दिन का उर्स लगता है। जबकि एक विद्वान था जॉर्ज मार्शल, सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ते हैं जॉर्ज मार्शल, उसके अनुसार इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, मतलब इस टाइम तक राजस्थान में कोई भी मस्जिद नहीं थी। इसके बाद में जयानक जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, उसके द्वारा विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कटि बांधव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने हमेशा कवियों को शरण दी। इन्होंने टोंक में बिसलपुर तालाब है, ये बांध नहीं, बिसलपुर तालाब वे बिसलपुर कस्बे का निर्माण करवाया था। किलहोर्न नामक एक अंग्रेजी विद्वान हुआ था, इसने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व बहुभूति नामक विद्वान से करी थी। और विग्रहराज चतुर्थ का एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसने धर्मगो सूर्य के आग्रह पे एकादशी के अवसर पर पशु बलि पर रोक लगा दी थी। इसके अगला शासक है पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में दो बात है कि एक तो इसके समय होंसी अभिलेख मिलता है हरियाणा में, उसमें चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। चौहानों की उत्पत्ति के बारे टाइम पे हम इसके बारे में अलग से और पढ़ेंगे। और जो बिजोलिया शिलालेख जिसकी हमने बात करी थी, तो ये इन्हीं के समय का था, 1170 का। इसके अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। अगला शासक पृथ्वीराज तृतीय, चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक और सबसे इम्पोर्टेंट शासक। पृथ्वीराज तृतीय को अंतिम हिंदू राजा की उपाधि दी जाती है। इनकी उपाधियां क्या है? राय पिथौरा उपाधि है। राय पिथौरा उपाधि क्यों है? क्योंकि इन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था। दलपुंगल की उपाधि है, दलपुंगल बोलते हैं विश्व विजेता को। और हिंदू सम्राट की उपाधि है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका 1166 में हुआ था, अनिल पाटन गुजरात में। अनिल पाटन इनका ननिहाल था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनकी पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी इनकी सरक्षिका बनी थी। इनके प्रधानमंत्री का नाम था कदमदास या केमास। ये कदमदास या केमास वही है जिसने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इनका प्रधान सेनापति जो युद्ध में लड़ता था शुरू में, उसका नाम था भुवन केमल। अब शासक बनते ही इन्होंने क्या किया? ये 1177 में शासक बन गए थे। 1166 में इनका जन्म हुआ था, मतलब 11 साल की उम्र में शासक बन गए थे। तो इसके चचेरे भाई नागार्जुन और ये विद्रोह कर रहे थे कि ये इतनी कम उम्र में शासक बन गया, हम अभी तक नहीं बने। तो इन्होंने 1177 में शासक बने थे। 1178 में अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया। और उसके बाद में एक भंडानक जाति थी, सतलज नदी की तरफ रहती थी, वो बहुत लूटपाट करती थी चौहान राजवंश में। तो 1182 में सतलज नदी के किनारे रहने वाली भंडानक जाति के विद्रोह का दमन किया। और 1182 में इसने महोबा के शासक परमर्दिदेव चंदेल से लड़ाई लड़ी। तो उसमें परमर्दिदेव चंदेल की हार हो गई, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई। इस युद्ध में ये युद्ध फेमस किस लिए? ये युद्ध इसलिए फेमस है कि परमर्दिदेव चंदेल के दो प्रसिद्ध सेनापति लड़े थे इस युद्ध में, आला और उद्दल। बहुत ही ज्यादा वीरगति से लड़े, परंतु अंत में हार गए। और महोबा पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो गया, तथा पृथ्वीराज चौहान ने पुंजन राय को महोबा का शासक नियुक्त कर दिया। अब अगला है चौहान चालुक्य संघर्ष।
चालुक्य संघर्ष, चौहान चालुक्य संघर्ष का प्रमुख कारण चालुक्य शासक भीमदेव था। उस टाइम जो वो अब्बू की राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह करना चाहता था, जबकि पृथ्वीराज ने इच्छनी देवी से विवाह कर लिया। अब एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की हत्या भी इसी भीमदेव ने करी थी। तो दोनों के बीच संघर्ष के दो कारण हो गए। ये संघर्ष 3 साल चला, 1184 से लेके 1187 तक। इनके बीच में युद्ध भी हुआ नागौर का 1184 से लेकर 1187 तक, परंतु 3 साल तक भी कोई अंतिम परिणाम नहीं निकला। तो अंत में जगदेव प्रतिहार ने दोनों के बीच में संधि करवा दी। अब पढ़ते हैं हम तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया था और मोहम्मद गोरी को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी थी। तराइन का मैदान कहाँ पे? हरियाणा में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि इसने भागते हुए मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया तथा वापस आके ये युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में पार्टियों में डूब गए तथा इन्होंने मोहम्मद गोरी की ओर निगाह करके ये पता नहीं किया कि मोहम्मद गोरी युद्ध की तैयारी वापस कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर 1 साल बाद मोहम्मद गोरी सेना लेके वापस आ जाता है 1192 में। ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने अपनी पिछली पराजय का बदला ले लिया था, क्योंकि बहुत कूटनीति रणनीति के साथ मैदान में आया था और पृथ्वीराज चौहान इधर पार्टियों में शराब संगीत इनमें व्यस्त था। अब तराइन के युद्ध में हार तो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, जीत मोहम्मद गोरी की हुई थी, ये कन्फर्म है। बट विद्वानों के अलग अलग मतभेद है कि चंद्रबरदाई तो कहता है कि गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के गजनी ले गया तथा वहां पे पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से गोरी की हत्या कर दी थी। जैसा कि अभी अक्षय कुमार की पृथ्वीराज मूवी आई थी उसमें भी यही दिखाया जाता है तथा ये प्रसिद्ध कहावत भी है इसके बारे में, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण ताव पर सुल्तान है मत चुके चौहान। परंतु जो फारसी इतिहासकार है मिनाज उल सिराज, इसका अलग मानना है। इसने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में लिखा है कि गोरी ने युद्ध भूमि में पृथ्वीराज को मार दिया था। इसके अलावा एक इतिहासकार और है हसन निजामी, इसने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया था तथा बंदी कहाँ बनाया गया था? इसको सिरसा हरियाणा में जब तराइन के मैदान के पास में इसको बंदी बना लिया था तथा यहाँ लाके इसको मार दिया गया तथा इसके बेटे को मोहम्मद गोरी के द्वारा सत्ता सौंप दी गई थी। अब ये तो हो गई युद्धों की बात। पृथ्वीराज चौहान ने इसके अलावा काम किए थे। अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की थी और जिसका अध्यक्ष किसको बनाया था? पद्मनाभ को। और पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, उसकी पुत्री संयोगिता से विवाह किया था तथा इसी कारण जयचंद गढ़वाल व पृथ्वीराज चौहान में शत्रुता उत्पन्न हुई थी तथा जयचंद गढ़वाल ने ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया, इसलिए राय पिथौरा की उपाधि दी जाती है इसको। अब पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान कौन कौन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी के सभी याद करने चाहिए आपको। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। इसके अलावा एक विद्वान था जनार्दन वागीश्वर विद्यापति गौड़ विश्वरूप। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद में हम पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज ने 1194 में रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना करी थी। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट रूप से अजमेर का चौहान राजवंश हमने बहुत कम समय में पूरा कर दिया। ये आपके रीट मेंस पटवार वीडियो 4th ग्रेड लैब असिस्टेंट लाइब्रेरियन इत्यादि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच।